मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों के बारे में बताया था। प्राचीन भारत के स्रोत, वेद के बारे में बताया था। और मैंने कुछ बौद्ध धर्म और पुराणों के बारे में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताया था। और मैं अब इस लेक्चर में बताऊंगा कि जो विदेशी यात्री आए थे, रोमन से यात्री आए थे, अरब से आए थे, उन सब के बारे में बताऊंगा। उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों में किस किस के बारे में उन्होंने उल्लेख किया, तो मैं बताता हूँ, बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से थे, इस ये बारे में बताएंगे। साहित्य, ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या थे। साहित्य, अभिलेख और स्थापत्य का एक व्यापक विश्लेषण था। इतिहास के जानने के साधन क्या थे। जब हमारे विदेशी यात्री आए, और जब वो आए तो हमारे इतिहास के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया, क्या नहीं बताया, तो मैं उन सभी के बारे में बताऊंगा। विदेशी यात्रियों का विवरण कैसे कैसे है, सबसे पहले कौन कौन से आए, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या क्या थे। सबसे पहले हमारे यहाँ आए, अगले स्लाइड में चलते हैं, ले चलते हैं आपको। यूनानी रोमन लेखक कौन कौन से थे। यूनानी रोमन लेखक पश्चिम की दृष्टि से टेसियस थे। ये क्या थे, क्या करते थे, ईरान का राज्य वैद्य था एक। टेसियस जो है ईरान का राज्य वैद्य था। भारत के संबंध में विवरण दिया इसने, और आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण था। इसने जो भारत के संबंध में विवरण दिया वो बहुत आश्चर्यजनक था। हेरोडोटस को आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज हम बता दे रहे हैं। हेरोडोटस जो था वो इतिहास का पिता था। इसने जो पुस्तक लिखी थी इसने जो पुस्तक लिखी थी उसने वो हिस्टोरिका थी, जो लगभग 5वीं ईस्वी में लिखी गई थी। 5वीं शताब्दी में लिखी गई थी। जो इसकी जो पुस्तक है भारत और फारस के संबंधों का वर्णन करता है। हेरोडोटस की जो पुस्तक है वो भारत फारस के संबंधों को वर्णन करता है। इसके बाद फिर मेगास्थनीज जो आए। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त और मौर्य के दरबार में जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी, इसकी जो पुस्तक लिखी थी इंडिका थी। अगर पूछ लिया जाए एसएससी बैंक में और किसी अन्य एग्जाम में, तो अक्सर पूछते हैं कि हाँ, इस जो यूनानी लेखक था, ये लेखक था, उसने कौन सी पुस्तक लिखी। तो जो मेगास्थनीज था वो उसने इंडिका पुस्तक लिखी, जो मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में बताता है। जो अन्य राजदूत हुए, डाइमेकस डाइमेकस जो राजदूत हुए बिंदुसार के दरबार में, सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। और जो एक अन्य राजदूत हुए, जो अन्य लेखक हुए, उन्होंने डायनोसियस डायनोसियस अशोक के दरबार में, जो मिस्र नरेश टॉलमी का राजदूत था, उसने इन सब चीजों के बारे में बताया, इन सभी पुस्तकों के बारे में बताया। और भूगोल, और जो अन्य लेखक आए उन्होंने इतिहास के बारे में ना बता करके भूगोल के बारे में बताया। जो टालमी लेखक था, 2री शताब्दी में भारत का भूगोल, इसने जो पुस्तक लिखा है भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया लिखी। जो प्लिनी था, प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री लिखी। जो प्लिनी था उसने जो प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री लिखी। इसमें जो बताया गया है भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों का विवरण बताया गया है। जो प्लिनी था, जो उसने हिस्ट्री पुस्तक लिखी, उसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों का विवरण किया। जो अन्य लेखक हुए उन्होंने अपने बहुत सारे लेखक हुए, उन्होंने अन्य चीजों के बारे में बताया, जैसे अज्ञात लेखक के नाम से पेरिप्लस ऑफ द
इरिथ्रेरियन सी के बारे में बताया उन्होंने। लेखक ने हिंद महासागर की यात्रा की, भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी दी। और जो अन्य लेखक हुए, मतलब चीनी यात्री थे, उन्होंने भारत में आए, बौद्ध धर्म की खोज के बारे में भी जाना। चीनी यात्री जो थे, जिसमें से फाहियान था, जो गुप्त काल के शासनकाल में आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में मध्य देश के समाज की सुखी बताया। 14 वर्षों तक भारत में रहा। जो फाहियान था, जो गुप्त काल में आया और भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में मध्य देश के समाज को सुखी बताया और लगभग लगभग 14 वर्षों तक भारत में रहा। एक संयोगन हुए, जो आए थे वो 518 ईस्वी में आए थे। इन्होंने 3 वर्षों की यात्रा की, बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की, अपने जो अन्य काम हुए उन्होंने किया। ह्वेन जो सांग थे, वो हर्षवर्धन काल के समय कालखंड में आए। इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। इन्होंने जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था सियुकी। इन्होंने नालंदा में रहकर अध्ययन किया। उस समय के जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे, शीलभद्र थे। और ये हर्षकालीन समाज का वर्णन करने के किया इन्होंने हर्षकालीन समाज का वर्णन किया अपनी पुस्तक में। इसिंग इसिंग जो थे, लेखक थे, वो 7वीं शताब्दी अंत तक आए। इन्होंने भी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। अरबी और अन्य लेखक जो आए थे, अरब से आए थे, जिसमें से अल बरूनी थे। इन्होंने अपनी और 11वीं शताब्दी में आए थे महमूद गजनवी के साथ। इन्होंने जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम किताब उल हिंद। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि भारत की खोज। इन्होंने भारत की खोज पुस्तक लिखी। इन्होंने अन्य जानकारियां दी, जिसमें से निम्नलिखित खगोल विज्ञान, धर्म के बारे में बताया, दर्शन और रीति रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया इन्होंने। जो प्रमुख निवासी माने जाते थे, तुर्कमेनिस्तान के माने जाते थे। निवासी जो थे, तुर्कमेनिस्तान में एक खीव जगह पड़ती है, उसमें उसके निवासी माने जाते थे। इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता ये 14वीं शताब्दी में आए थे। अल बरूनी जो थे, वो 11वीं शताब्दी में आए थे। इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा, और यात्रा वृत्तांत का नाम था रेहला, जो अरबी भाषा में था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी, उस समय जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने दिल्ली का काजी इसे नियुक्त कर दिया, इब्न बतूता को। और अन्य जो लेखक हुए, उन्होंने अपनी अपनी कोई कृति दी, जानकारी दी अपने उसमें बारे में। पुरातत्व, जो जानकारी नहीं मिली, लेकिन हाँ, उनके बारे में जो मौन साक्ष्य मिलते हैं। भारतीय पुरातत्व साक्ष्य का भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जाता है सर एलेक्जेंडर कनिंघम को। बोगज कोई अभिलेख मिले और अरिकमेडु पुदुचेरी में जो अभिलेख मिले, वो इन सभी पुरातत्व साक्ष्य के बारे में बताते हैं। बोगज कोई अभिलेख में क्या क्या मिला? एशिया माइनर से प्राप्त हुआ था, वैदिक देवताओं का उल्लेख करता था, मित्र, इंद्र और नक्षत्र की। अरिकमेडु जो पुदुचेरी में पड़ता है, रोमन बस्ती और सिक्कों के साक्ष्य मिले यहाँ से। भारत रोम व्यापारिक संबंधों का प्रमाण मिला यहाँ से। जो जिनकी जानकारी ज्यादातर नहीं, किन्हीं लेखकों ने नहीं की। पुरातत्व साक्ष्य के बारे में आप क्या जानते हैं? जो जानकारी मिली थी हमें पुरातात्विक तथ्यों से,
उसमें से प्रमुख था भागवत धर्म। भागवत धर्म हेलियोडोरस का बेश नगर, हेलियोडोरस का बेश नगर विदिशा में है। इसको मिटा देते हैं। अब जो गरुड़ स्तंभ लेख है और गरुड़ स्तंभ लेख के बारे में, सती प्रथा, सती प्रथा, रेशम बुनकर और दुर्भिक्ष का अकाल, गर्तावास, गर्तावास मतलब जो सती प्रथा थी, उन्होंने मतलब ये जो तथ्य मिले थे वो भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बताते थे। रेशम बुनकर जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुई, जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। जो सती प्रथा की जो जानकारी मिलती है एरण अभिलेख से मिलती है। शासन भानुगुप्त से पहला लिखित साक्ष्य। कर्तावास, पिट डिबलिंग, बुर्ज होम कश्मीर, नौ पाषाणिक स्थल। सौहगौरा, सौहगौरा अभिलेख जो है संकट काल में खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख था। और जो प्रमुख अभिलेख एवं शासक हुए थे, हाथी गुम्फा के अभिलेख में जो शासक लेख था वो कलिंगराज खारवेल ने बनवाया। जूनागढ़ का सिगरनार अभिलेख रुद्रदामन में बनवाया। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी ने। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ने। और एहोल अभिलेख, मतलब ये जो पूरा अभिलेख थे वो किस शासक ने बनवाया। अभिलेख मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन ने बनवाया। और इस तरह से अन्य जो मुद्रा शासक कहते हैं, शास्त्र, मुद्रा शास्त्र में कहते हैं कि प्राचीनतम सिक्के, जो मुद्रा शास्त्र है इसके बारे में पढ़ेंगे। सिक्के बोलते हैं। प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के होते हैं या कासार्पण होता है। पंचमार्कड कॉइन्स। सात सातवाहन, सातवाहन के बारे में पढ़ेंगे। सातवाहन, इनका इतिहास इनके अभिलेखों और सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो सिक्के चलते थे वो वीणा बजाते हुई मुद्रा वाले सिक्के थे। इससे पता चलता है क्योंकि हर एक शासक अपने अपने शासनकाल में अपनी अपने अपने सिक्के बनाता है। जैसे अभी 2017 में 2014 में मोदी जी आए तो उन्होंने 2017 में जो नोटबंदी का कारण नोटबंदी किया और अपने नए नोट चलाए। उस प्रकार से समुद्रगुप्त कोई भी शासक हुआ करता था उसमें प्राचीन इतिहास में, वो अपने अपने सिक्के चलाता था। जो इसके अंतरराष्ट्रीय संबंध थे, भारत के संबंध बर्मा, स्वर्णभूमि, मलाया, सुवर्णद्वीप, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए हैं। ये जो सिक्का बना हुआ है, ये जो सिक्का बना हुआ है, ये वाला, से पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था उसने उसको संगीत से प्रेम था, इसलिए उसने अभी अपने चलाए हुए सिक्कों में संगीत के बारे में संगीत से छपी हुई मूर्ति चिपका दिया। जो निर्माण की जो शैलियां थी प्राचीन इतिहास में, उसमें से एक नागर शैली प्रसिद्ध थी, एक द्रविड़ शैली, एक वेसर शैली। इन शैलियों के बारे में भी जानते हैं क्या होता है, इनकी शैली कहाँ कहाँ प्रचलित थी। जो नागर शैली थी वो उत्तर भारत के मंदिरों की कला में थी, उत्तर भारत के मंदिरों की कला थी। जो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उसमें द्रविड़ शैली का उपयोग होता था। द्रविड़ शैली मंदिरों की कला के बारे में होती है। और जो वेसर शैली होती है दक्षिणापथ के मंदिर, दक्षिणापथ के मंदिर नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रित रूप से बनाए जाते थे। और ये जो शैली होती थी तो उसमें एक पंचायतन शैली लिखी गई थी
होती थी। पंचा पंचायतन शैली का मुख्यतः काम ये था कि एक मुख्य मंदिर होती थी। उसके जो 4 सहायक मंदिर होते थे और मुख्य जो मंदिर होता था बीच में होता था। इस शैली को पंचायतन शैली कहते थे। और हमारे भारत में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो पंचायतन शैली पर आधारित हैं। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता था। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता था जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता था। मैंने अभी बताया कि जब एक मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता था, तब उस शैली को पंचायतन शैली कहते थे। पंचायतन शैली के कुछ अन्य उदाहरण हमें मिलते हैं देखने के लिए, जैसे कंदारिया मंदिर महादेव खजुराहो, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, दशावतार मंदिर देवगढ़ और ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। और हमने आज जो पढ़ाया है उसके जो स्मरणीय तथ्य हैं उन सब के बारे में बताएंगे। आगे के लेक्चर में हम प्रागैतिहासिक काल बताएंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो आज के हमने जो पढ़ाया है, आज के जो मुख्य तथ्य क्या थे, उन सभी तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे और क्लास को अपनी द एंड मारेंगे। और कल एक नई वीडियो के साथ फिर से हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ाएंगे। आज का जो मुख्य बिंदु था, स्मरणीय बिंदु में, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। प्राचीनतम सिक्के किस होते थे? आहत और कांसार्पण के। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसने किया? हाथी गुम्फा अभिलेख में होता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष मतलब अकाल होता है, की जानकारी सौगोरा अभिलेख में मिली। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? एरण अभिलेख में। और आगे के लेक्चर में हम इतिहास केवल अतीत का अध्ययन नहीं है, बल्कि भविष्य की एक कुंजी है। ये एक कोट्स हो गया जो कहता है कि इतिहास केवल अतीत का अध्ययन नहीं है। जो हम पुराने जमाने में पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं, वो केवल अध्ययन नहीं है बल्कि भविष्य की कुंजी है। जैसे कि हम किसी चीज की खोज करते हैं, उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर हो सकता है कि भविष्य में उससे प्राप्त जानकारी हमें किसी एक अन्य मार्ग की ओर ले जाए। तो ये कोट से हम खत्म करते हैं अपना लेक्चर। इतिहास केवल अतीत का अध्ययन नहीं है, केवल बल्कि भविष्य की कुंजी है। इस प्रस्तुति में भारत के प्रमुख स्रोतों, विदेशी विवरण एवं अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों का संकलन किया गया है। मैंने जो भी बताया है, ये सभी जो पीपीटी हैं, इनके बारे में बताया गया है कि ये प्राचीन भारत के प्रमुख स्रोतों, विदेशी विवरण और यात्रियों के बारे में और पुरातात्विक साक्ष्य का संकलन किया गया है। तो धन्यवाद। आज हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल और उसके अगले लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिली है हमें, उसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग जाइए, पढ़िए और अपना आने वाले जो समय में अपने एग्जाम क्लियर करिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।